हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संपदाएं यानी एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन भी बेसिकली इसको हम देख रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, इसके कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका परिचय हमने देख लिया, वनों की कटाई के दुष्प्रभाव देख लिए। इसको आप जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में जाकर। आज हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है साझी संपदा पर संघर्ष। यानी जो पूरी दुनिया में जो कॉमन प्रॉपर्टीज या साझी संपदा है, कॉमन हेरिटेज है इन्वायरमेंट से या प्राकृतिक रूप से जो हमको मिले हुए हैं, इस पर क्या संघर्ष और क्या विमर्श है, इसका मतलब क्या है, ये जरूर हम देख लेंगे। क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाए जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं। पर इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, एक और बेहद खास जानकारी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी आपको एक या दो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, ना आपको कहीं भटकने की जरूरत है। सारी की सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क आपको यहां मिल जाएंगी। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, साझी संपदा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना बड़ी जरूरी है। साझी संपदा का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर आप इन्वायरमेंट को छोड़िए, नॉर्मल भी समझिए, कोई भी ऐसी चीज जिस पर सबका साझा या शेयर्ड हक हो, ठीक है, अधिकार हो। मतलब जैसे आपके घर में क्या है, सभी के लिए एक अलग अलग रूम बने हुए हैं, सबके अपने अपने रूम पर उनके राइट्स हैं। पर जो आपके घर का हॉल है ना, वो क्या है, उस हॉल को सभी शेयर करते हैं, सबकी वो संपदा है। वो किसी एक व्यक्ति, फैमिली मैन के किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो शेयर्ड चीज है। इसी तरह हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत चीजें उपलब्ध कराई गई हैं जो किसी एक देश के संप्रभुता के अंदर नहीं आती। उस पर दुनिया के सभी समुदाय या पूरे मानव अस्तित्व का उस पर निर्भरता है या उस पर अधिकार है। जैसे हमारा वायुमंडल आप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, जैसे समुद्र सतह कह लीजिए या समुद्र का आंतरिक भाग कह लीजिए। जैसे कई हमारे साथ हमारे महाद्वीप हैं, इसमें अंटार्कटिका, ठीक है, जो एक निर्जन, एक तरह से लोगों के बिना एक ये कॉन्टिनेंट है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पर्यावरण के साझा संपदा के रूप में देखे जाते हैं। अब यहां इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ने का लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ये लॉजिक ये है कि ये जो साझा संपदा है, ये मानव अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। क्या आप वायुमंडल के बिना दुनिया में जी सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या अंतरिक्ष का आपके मानव अस्तित्व पर कोई रोल है? आंसर है हाँ। क्या समुद्र की आवश्यकता सबको है? उत्तर है बिल्कुल। और क्या अंटार्कटिका में पूरे मानव जाति की भलाई नहीं छुपी, जहां पर 70% स्वच्छ जल अभी भी है धरती का, जहां पर बहुत सारे खनिज उत्पाद मौजूद है? आंसर है हाँ, जो अभी भी एक तरह से इनहेबिटेड या निर्जन लोगों का स्थान है। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिस पर सभी मानव जाति के अस्तित्व और उनकी भलाई छुपी हुई है। समस्या तब आती है जब इनका क्या हो रहा है, दोहन या क्षरण या ये करने का प्रयास। जैसे अंटार्कटिका पर दुनिया के कई देश, नॉर्वे, अमेरिका, ब्रिटेन, कई देश जो हैं वो इस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, हक जताते हैं, तो खतरा है। समुद्र पर आपको पता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो समुद्र को, अब ये तो ठीक है, ये एक समझौता हुआ है, इंटरनेशनल वाटर एग्रीमेंट पूरा है कि भाई लॉ एंड सी वाटर है, कि किसी, जैसे मान लीजिए देश है, इस देश के 12 नॉटिकल माइल्स तक उसकी टेरिटोरियल वाटर मानी जाती है, उसकी समुद्री क्षेत्र की का जल माना जाएगा। ठीक बात है, एकदम सही है। लेकिन इसके बाद का जो समुद्र है उस पर भी लोग अधिकार जताने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, इस समुद्र को दूषित प्रदूषित करने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। उसमें प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। समुद्रों में कई ऐसे स्थान है जहां पर प्लास्टिक का टापू जैसा बन गया है। मछलियां, जल जीव जो है वो प्लास्टिक को खा ले रही हैं। जो पूरा इकोसिस्टम है एक्वेटिक सिस्टम का, जो पूरा जल तंत्र है पूरा, वो अपने आप में खराब होता जा रहा है। समुद्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोरल रीफ,
जो बहुत जरूरी है वो क्या मरता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, इसलिए हम इसे पर्यावरण के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष की बात अगर आप करें तो अंतरिक्ष में भी तरह तरह की समस्याएं लोग क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं जो कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। और अब एक अंतरिक्ष कचरा वाला भी, अंतरिक्ष प्रदूषण का भी नया कंसेप्ट देखा जा रहा है। अलग अलग शोध प्रक्रियाओं के द्वारा जो अंतरिक्ष में चलने वाली गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में मानव अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकती हैं। और वायुमंडल को तो प्रभावित करने का कोई उपाय छोड़ा ही नहीं जा रहा है। प्रदूषण, वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तरह तरह के प्रदूषण नदियों को, समुद्रों को किया जा रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से जो पूरी दुनिया में वैश्विक ताप आप जानते हैं कि कितना बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर में इस टॉपिक पर इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये किसी देश के अंतर्गत अगर ये चीज रहती तो माना जाता कि ये जिम्मेदार है और उसी को ठीक करना है। भाई, इसको खराब करने में तो सभी रोल अदा करते हैं, पर इसको ठीक करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें मिलजुल कर इस पर बात करनी चाहिए कि आखिर जो साझी संपदा है वो सबकी है, इसके संरक्षण का भी प्रयास सबको करना है और इसको ठीक रखने का भी प्रयास करना है। तो हर राष्ट्र अपनी संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी होता है, इसलिए किसी राष्ट्र में विद्यमान पर्वत, नदियां, वन, खनिज आदि राष्ट्र की संप्रभुता के अधीन होते हैं। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि किसी देश के अंदर का जंगल, किसी देश के अंदर का खनिज, किसी देश के अंदर पर्वत, नदियां, वो उसी देश की मानी जाएंगी। लेकिन कुछ संपदा ऐसे भी हो सकती है जो किसी राष्ट्र की विशेष की न होकर पूरे मानव समुदाय की हो, और ऐसी संपदा को हम बोलते हैं साझा संपदा। साझा संपदा, जिस पर हम बातचीत करने के लिए आज इस सेशन में आए हैं कि ऐसे भी कुछ संपदाएं होती हैं जो पूरे ह्यूमन कम्युनिटी की हो, पूरे मानव अस्तित्व की हो, वो किसी एक देश की संप्रभुता से क्या ना करती हो, किसी एक देश की संपदा से के अंतर्गत ना आती हो। इसे साझी संपत्ति या कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है तो वहां पर जो चूल्हा होता है वो सबका होता है, वो किचन सबका होता है। कई परिवार एक साथ रह रहे हैं तो सभी उसमें खाना बनाएंगे। जो चारागाह होता है उसमें सभी के गाय भैंस चरते हैं। जो मैदान होता है उसमें सभी के बच्चे खेलते हैं। कुआं या नदी से सभी पानी पीते हैं। तो वो एक देश के अंदर की साझी संपदा हो गई। इसी तरह पूरी दुनिया में कुछ हिस्से हैं और क्षेत्र हैं जो किसी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। यानी देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड विच आर आउट ऑफ द सोवरेन बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री एंड दैट इज कॉल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी, या जिसको आप साझा संपदा कहते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के संप्रभुता के बाहर हैं और इसलिए हम उन्हें साझा संपदा कहते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि साझा संपदा क्या है। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। यह सबसे मुख्य मुद्दा है। तो क्योंकि वो किसी एक देश की संपत्ति या संपदा नहीं है, इसलिए उसको ठीक रखने का प्रयास भी अलग अलग देशों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। अलग अलग देशों को उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। वायुमंडल, अंतरिक्ष, खुला समुद्र और अंटार्कटिका आदि इसके उदाहरण है। मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आपसे साझी संपदा पर कोई उदाहरण पूछा जाए तो आप वायुमंडल, अंतरिक्ष, खुला समुद्र या अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप है, उसका उदाहरण देकर बता सकते हैं। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो मानवता की साझी विरासत यानी मानवता को इनसे बहुत ज्यादा लाभ है, उनकी जरूरत है, और इसलिए जब भाई अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे किसी को मतलब ही ना हो तो वो संपदा उसके लिए क्यों होगी। बात को समझिए, ये वैश्विक संपदा है क्योंकि विश्व का इस पर निर्भरता है, विश्व को इसकी जरूरत है। विश्व का अस्तित्व तभी रहेगा जब ये इनका अस्तित्व ठीक बचा रहे। तो इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी संपदा इसीलिए कहते हैं। अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैश्विक या साझी संपदा की सुरक्षा के सवाल पर राष्ट्र एक मत नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि भाई पूरी दुनिया में वैश्विक संपदा को कैसे बचाया जाए। अगर मान लीजिए पूरी दुनिया का पर्यावरण या वायुमंडल है, इसमें कोई समस्या आ रही है, इसको कैसे बचाया जाए, तो इसमें पूरी दुनिया एक नहीं है। और मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि पूरी दुनिया दो हिस्से में है, एक है विकसित देशों का और एक है अल्प विकसित या विकासशील देशों का खेमा, डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, विकासशील देश। ठीक, तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट डिवीजन है। पूरी दुनिया का जो ग्लोब है वो इसी से बना हुआ है।
अब इसमें ये जो विकसित देश हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी, खासकर इनको माना जाता है कि उत्तरी ध्रुव के ये देश हैं उत्तरी हेमिस्फीयर में, तो इनको जैसे अमेरिका हुआ या यूरोप के कंट्रीज हुए, इनको ये लगता है कि नहीं, पर्यावरण को केवल हम ही लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, गरीबी से भी पर्यावरण का नुकसान हुआ है, लोग पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए, ऐसी दलीलें देते हैं। इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए साझी संपदा को बचाने के लिए। जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वो ये कहते हैं कि भैया आपने इन्वायरमेंट का ज्यादा इस्तेमाल किया, आपने औद्योगिकरण किया, आपने अंतरिक्ष में प्रक्षेपण बहुत सारे जो है उपग्रह भेजे और इस तरह से आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो साझी संपदा पर संघर्ष इसीलिए है दो मुद्दों के कारण। एक संघर्ष तो यह है कि लोग उन संपदाओं पर अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, जैसे अंटार्कटिका पर नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देशों ने और बहुत सारे देशों ने अपना क्लेम कर दिया है कि ये इलाका मेरा है। ठीक, अंतरिक्ष में भी जो छोड़ रहे हैं उपग्रह, उनको लगता है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा छिकाएं, है ना। वायुमंडल, तो समुद्र को लेकर आपको जानते हैं कि कितना कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष रहता है। आपने अभी सुना होगा हाल में ही दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में बहुत सारा मतभेद है चीन और दक्षिण एशियाई देशों से। भाई चीन वहां दादागिरी दिखाता है कि ये समुद्री इलाका मेरा है, क्योंकि समुद्र से बहुत सारे फायदे हैं, आप जानते ही हैं। तो ये संघर्ष का दो रीजन है कि एक दादागिरी दिखाना, दूसरा ये मानने से इंकार करना कि भाई हम इस साझी संपदा में कोई नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ये लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आंसर लिखने में काम आएगा। इस दिशा में कुछ समझौते हुए हैं, जैसे अंटार्कटिका संधि हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जिसमें यह कहा गया कि भाई हम ओजोन को बचाने का प्रयास करेंगे, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल हुआ। तो कुछ समझौते जरूर हुए हैं कि इन स्थितियों को अवॉइड किया जाए, पर्यावरण और इससे संबंधित मुद्दों को बचाया जाए और संरक्षित किया जाए। लेकिन आज भी साझा संपदा पर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और ये चिंता का विषय है और इस पर विस्तृत रूप से बातचीत होनी चाहिए। तो साझा संपदा क्या है इतना बताने में तो आप सक्षम हो जाएंगे ना, क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है। साझा संपदा क्या है, साझा संपदा पर किस प्रकार के संघर्ष हैं। तो ऐसी संपदा जिस पर किसी भी पर्टिकुलर या एक देश का प्रभुत्व या संप्रभुता न हो, वो साझा संपदा कही जाती है। जैसे अंतरिक्ष, वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र इलाका, ये सब आप लिख सकते हैं। संघर्ष इसलिए है कि इन इलाकों पर, इन जगहों पर कुछ देश अपनी दादागिरी या अपनी संप्रभुता का एक तरह से ऐलान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में है। दूसरा, इनको संरक्षित रखने के साझा उपाय या साझा अभी तक एक मतता दिखाई नहीं पड़ती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं ताकि आप बता सकें। मानव की साझी विरासत पर कोई राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह वर्चस्व नहीं कायम कर सकता है। ये आप आर्गुमेंट में लिख सकते हैं कि भाई मानव की जो साझा विरासत है, जो चीजें सबके लिए हैं, उस पर कोई एक राष्ट्र अपनी भूमिका नहीं बता सकता। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सभी मानते हैं कि अंटार्कटिका उनके अधीन है। अब देख लीजिए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप, जो 7 महाद्वीपों में जो पूरा बर्फ का इलाका है और जहाँ पे निर्जन जगह है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे केमिकल जो है प्राकृतिक संसाधन होने के अनुमान लगाए गए हैं। बहुत सारे वहाँ पर मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। पेट्रोलियम का भंडार भी कहा जाता है। ये सभी देश कहते हैं कि हमारा वहाँ अधिकार है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों की भरमार है, परंतु किसी भी राज्य का अधिकार नहीं है कि वो इसका खनन या दोहन करे। एक राज्य करेगा तो दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये जो है उस संसाधन को बचाने के प्रयास के अलावा वहां पर दोहन करने के लिए सबकी निगाहें पड़ी हैं। इसलिए साझी संपदा को लेकर एक हमेशा डाउट बना हुआ है, एक इस पर विवाद या कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जिस पर बातचीत बहुत आवश्यक है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मानव मात्र को प्रलय का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पर्यावरणविद ये मानते हैं कि अगर आप इन साझी संपदाओं का दोहन करेंगे, एक देश के अंतर्गत इसको लाने का प्रयास करेंगे, तो जो बैलेंस है पूरी व्यवस्था का वो बिगड़ जाएगा और आपको प्रलय का मुंह देखना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए 2 उदाहरण, जैसे ओजोन में छेद हो चुका है अंटार्कटिका के ऊपर, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। वैश्विक ताप से अंटार्कटिका के आसपास के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो चुके हैं। तो जो सी लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेशन है। बाहरी अंतरिक्ष मानव मात्र की साझी संपत्ति है, परंतु ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध है जहां राष्ट्रों ने इसका उपयोग अपने राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए किया है।
बहुत सारे राष्ट्र वहां पर स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, वहां पर चांद पर कभी उतरते हैं, कभी कोई प्रयोग करते हैं। तो वहां भी एक डिसबैलेंस क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। कई बार लोग उस इलाकों को अपने मिलिट्री जोन घोषित कर देते हैं। आपको पता है ये एयर स्पेस क्या होता है, जहां पर इस इलाके से मेरी जहाज जाएंगे, इस इलाके से नहीं जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, अंतरिक्ष तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल तथा खुला समुद्र भी मानव मात्र की साझी संपत्ति है, यद्यपि राष्ट्र अपने हितों दृष्टि से इनका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो वायुमंडल हुआ, चाहे खुला समुद्र हुआ, यह भी एक तरह का शेयर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन हर देश क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है। जैसे अभी नियम बना है कि भाई मैंने आपको बताया, मान लीजिए भारत है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये भारत का पानी माना जाएगा, 220 नॉटिकल माइल्स के आसपास तक माना जाता है स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, है ना। तो यहां तक वो मछली पालन, मछली ये सब, मछली निकालने का काम ये सब कर सकता है। बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय वाटर या इंटरनेशनल वाटर। तो इन इलाकों का जो भी देश है वो खूब दोहन कर रहा है, अपने हितों के हिसाब से उपयोग कर रहा है, और इसको कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है उसकी बात नहीं कर रहा है। कई बार सामरिक या स्ट्रेटेजिक मुद्दों के वजह से भी इन जल समुद्री इलाकों का यूज किया जाता है कि ठीक है आप मेरे इलाके से जाने वाले हैं, हम वहां पे आर्मी लगा देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको ये स्ट्रेटेजिक या युद्ध के मामले में इसको मुद्दा बनाएंगे। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो संघर्ष का रूप ले रहे हैं। शक्तिशाली राष्ट्र वायुमंडल तथा खुले समुद्र में परमाणु परीक्षण करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे एटॉमिक जो रिसर्च होते हैं या जो परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं पानी के अंदर, जमीन के अंदर या पर्यावरण में, बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो क्या है, ये एक तरह के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यद्यपि इस संदर्भ में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि ने राष्ट्रों के परमाणु परीक्षण पर काफी सीमा तक प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले वाले सुरक्षा वाले चैप्टर में हमने इन चीजों को देखा था, कैसे NPT, CTBT ये ऐसे समझौते हुए हैं कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की बात की गई है, लेकिन आज भी सभी राष्ट्र इस पर एक मत नहीं है और अभी भी पर्यावरण और इस साझी संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास जारी है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट तो रह नहीं रहा। अच्छा, इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच असमानता का असर पड़ा है। मैंने आपको भी बताया कि जो विकसित राष्ट्र हैं उत्तरी गोलार्ध के, मान लीजिए उनका मत, और जो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जैसे अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिकाई देश या भारत भी उसी तरह का है, हालांकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उनका ये मत है भाई कि जो अमीर देश हैं वो ज्यादा अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। और विकसित देशों का मानना है कि नहीं, सबका योगदान है। तो धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहां भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। तो यहां जो है, जो अंतरिक्ष है, यहां भी टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये मेन मुद्दा बना हुआ है इसके दोहन का या इसको नुकसान पहुंचाने का, जिसको विशेष रूप से ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये एक साझी संपदा पर संघर्ष आपको दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हैं उसको हम बचा सकें या उस पर बातचीत कर सकें। ठीक है जी, चलिए। नदी राष्ट्र की साझी संपत्ति है। किसी नदी के जल का प्रबंधन उसी राष्ट्र या राष्ट्रों द्वारा किया जाना चाहिए जहां से होकर वो बहती है। तो नदी भी ऐसे ही होता है, जिस राष्ट्र से होकर गुजरे उसको प्रबंधन करना है। कई बार दो राष्ट्रों के बीच में गुजरती है तो एक राष्ट्र उसका पानी मोड़ देता है, रोक देता है, ये ठीक नहीं है। तेल एक प्राकृतिक संसाधन है, मुख्य रूप से इसके भंडार पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों में है। 91 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराक का दमन किया ताकि तेल का आवागमन बिना किसी अवरोध के जारी रहे। इसी कारण अमेरिका ने 2003 में पुनः इराक पर आक्रमण किया। तो बहुत सारी ऐसी संपदाएं हैं जिस संपदाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बना हुआ है। अमेरिका, भाई कोई देश के पास तेल है वो उसको आने नहीं देगा, तो कुछ देश हमला करेंगे कि ये सबके लिए संसाधन है, आप रोक क्यों रहे हैं, तो हमला करके तेल को लाया जा सके ऐसे। तो यानी इस तरह के संघर्ष हमेशा बने रहेंगे। सामुद्रिक क्षेत्र में भी प्रत्येक राष्ट्र का अपना क्षेत्राधिकार होता है। मैंने आपको बताया ना, नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर के आसपास का एक नॉटिकल माइल होता है। 12 नॉटिकल माइल तक तो विशेष अधिकार समुद्री इलाकों में रहता है। उस क्षेत्र के प्राणियों पर भी उसी का अधिकार होता है, परंतु खुला समुद्र या महासमुद्र एक साझी संपदा है। कोई भी राष्ट्र समुद्र में से कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे अन्य देशों को हानि हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो खास करके समुद्र में आप कोई ऐसी चीजें मत करिए जो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाए।
अब यह सार्वभौमिक रूप से यानी यूनिवर्सल रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी राज्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये विमर्श में बात आई है कि हमें इन साझी संपदाओं में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे देश को या पर्यावरण को क्षति पहुंचे। हालांकि इसका एग्जीक्यूशन जो है मानने को तो तैयार है, पर इसका क्रियान्वयन अभी नहीं हो पाता है। सभी देश अपने राष्ट्र हितों को देखते हुए चलते हैं और इससे साझी संपदा को नुकसान पहुंचता है। तो आई होप कि साझी संपदा क्या है, ये पॉइंट और साझी संपदा को लेकर क्या संघर्ष है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर कोई डाउट, कंफ्यूजन या समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो भी बता दीजिए। अब अगले टॉपिक में हम अगले बिंदु को देखेंगे इसी चैप्टर के, उसके लिए बने रहिएगा, पिछले टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये जितने कोर्सेज हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में या 7 to 12 हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईआईटी जेईई की तैयारी, नीट की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी, आप मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, वेबसाइट या यूट्यूब से बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, जहां आपको कोई कूपन कोड, बाय नाउ कुछ नहीं करना, 100% फ्री है। हाँ, सारे अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रह सकते हैं ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।